नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कपूरिया एक बार फिर से आप सभी का अभिप्रेरणा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बीज के प्रकार कि बीज कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा बीज किसानों को बुआई हेतु दिया जाता है और बीज बनने की प्राथमिक अवस्था कौन सी है। तो जो भी बीज के मुख्य 4 या 5 प्रकार हैं उनके बारे में आज देखते हैं। इससे पहले उत्तम बीज की विशेषताएं व जीवन क्षमता से संबंधित परीक्षण वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले देखो बीज के प्रकार। बीज के प्रकार देखने से पहले हम देखेंगे कि बीज किसे कहते हैं, बीज या सीड किसे कहेंगे। तो पुष्प के परिपक्व बीजांड को, पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। या फिर पौधे का कोई भी भाग, पौधे का कोई भी भाग जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, बीजांड है आदि अपने समान नए पौधे उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, वह भाग ही क्या कहलाएगा, बीज कहलाता है। तो पौधे का कोई भी भाग हो, चाहे जड़ हो, तना, पत्ती, बीजांड आदि अगर अपने समान नए पौधे उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं तो उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, हमें बीज। ठीक है। अब देखो बीज के प्रकार। बीज के मुख्य रूप से प्रकार हैं 5 और इनमें से इंपॉर्टेंट होते हैं 4। अब 5 प्रकार हम देखते हैं। सबसे पहले बीज है देखो मूल केंद्रित बीज। 5 प्रकार कौन कौन से? मूल केंद्रित बीज जिसे न्यूक्लियस सीड भी कह सकते हैं, प्रजनक बीज जिसे ब्रीडर सीड, आधार बीज जिसे फाउंडेशन सीड, और पंजीकृत बीज जिसे रजिस्टर्ड सीड, और प्रमाणित बीज जिसे सर्टिफाइड सीड कहते हैं। अब इसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा बीज किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है, उसकी भौतिक शुद्धता कितनी है, उसकी आनुवंशिक शुद्धता कितनी है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बीज की जो पैकेजिंग होती है उसके ऊपर कौन से रंग का टैग लगा होता है। तो यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले है मूल केंद्रित बीज। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि क्रम का, कि जैसे मूल केंद्रित बीज से क्या बनेगा, प्रजनक बीज, प्रजनक से फिर आधार, और आधार से पंजीकृत व प्रमाणित, दोनों प्रकार के। ऐसे ही देखा जाए तो प्रजनक बीज किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, मूल केंद्रित बीज के द्वारा। तो मूल केंद्रित बीज का बीज की संतति है प्रजनक बीज, प्रजनक बीज का स्रोत है मूल केंद्रित बीज। तो ये क्रम भी आप ध्यान रखें कि स्रोत किसका है, संतति कौन सी बीज की कौन सी होगी, आदि बातों का। अब देखिए सबसे पहले मूल केंद्रित बीज या न्यूक्लियस सीड। अगर बीज बनने की कोई अवस्था प्रारंभ होती है या कोई भी नया बीज बनता है, उसकी सबसे प्राथमिक अवस्था होती है मूल केंद्रित बीज या न्यूक्लियस सीड। तो बीज बनने की सबसे प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, मूल केंद्रित बीज या न्यूक्लियस सीड। इस प्रकार के बीज की जो पैकेजिंग होती है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैग नहीं पाया जाता। तो कौन से बीज के ऊपर टैग नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस या मूल केंद्रित बीज के ऊपर। यह बीज स्वयं पादप प्रजनक यानी कि पादप प्रजनक के द्वारा तैयार किया जाता है और इसकी भौतिक शुद्धता व आनुवंशिक शुद्धता दोनों ही कितनी होती है, 100%। तो स्वयं पादप प्रजनक के द्वारा तैयार किया गया और भौतिक शुद्धता व आनुवंशिक शुद्धता होती है 100%। ठीक है। दूसरा है देखो प्रजनक बीज। प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड, यह किसके द्वारा, मूल केंद्रित बीज की क्या है, संतति, और इसकी पैकेजिंग के ऊपर या थैले के ऊपर सुनहरे पीले रंग का, कौन से रंग का, सुनहरे पीले या गोल्डन येलो, इसे यूं भी कह सकते हैं गोल्डन येलो। और कई बार अगर सुनहरा पीला शब्द नहीं आए तो ओनली अगर पीला या येलो भी आए तो भी यह सही माना जाएगा। ठीक है। यह बीज प्रजनक के द्वारा, जैसे केवीके कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है, या तो केवीके या फिर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आदि की देखरेख में तैयार किया जाता है। किसके द्वारा, बीज प्रजनक के द्वारा केवीके या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर कृषि अनुसंधान केंद्र की देखरेख में यह बीज तैयार किया जाता है। और जो मूल केंद्रित है वो केवल किसके द्वारा तैयार किया जाता है, मूल प्रमुख रूप से पादप प्रजनक के द्वारा या बीज प्रजनक के द्वारा। इसकी भी भौतिक व आनुवंशिक शुद्धता कितनी % होगी, 100%। ठीक है। और इसके ऊपर टैग पाया जाता है येलो या सुनहरे पीले रंग का, और मूल केंद्रित के ऊपर किसी प्रकार का टैग नहीं पाया जाता।
फिर अगला है देखो आधार बीज या फाउंडेशन सीड। आधार बीज या फाउंडेशन सीड यह है प्रजनक बीज की संतति है। संतति किसकी है? इस प्रजनक बीज का, यानी प्रजनक बीज की संतति हो गई आधार बीज। और इसकी पैकेजिंग के ऊपर कौन से रंग का? सफ़ेद रंग या वाइट कलर का टैग पाया जाता है। प्रजनक बीज के ऊपर आधार बीज के ऊपर कौन से रंग का टैग पाया जाता है? सफ़ेद रंग का या वाइट कलर का। यह बीज प्रजनक के द्वारा, जैसे राष्ट्रीय पंजीकृत संस्था NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन या फिर RSSC राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन की देखरेख में तैयार किया जाता है। देखरेख में तैयार किया जाता है। इसकी भौतिक शुद्धता 98% से अधिक या 98% से कम नहीं होनी चाहिए। वह अनुमानसिक शुद्धता हमेशा 99% से अधिक या 99% से कम नहीं होनी चाहिए। और देखा जाए तो अनुमानसिक शुद्धता 99.5 से लेकर 99.9 के मध्य होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे है जैसे हाँ, इसके थैले पर कौन से रंग का? वही सफ़ेद रंग का टैग पाया जाता है। और यह पंजीकृत व प्रमाणित बीज का स्रोत है। आधार बीज दो का स्रोत है, पंजीकृत व प्रमाणित दोनों का स्रोत है। बाकी जो ऊपर वाले हैं जैसे मूल केंद्रित हो गया प्रजनक बीज का स्रोत, फिर ये आधार का, फिर ये पंजीकृत का। और आधार बीज पंजीकृत व प्रमाणित दोनों का। अब देखो पंजीकृत बीज या रजिस्टर्ड सीड। देखिए इसकी भी भौतिक शुद्धता व अनुमानसिक शुद्धता 98% व 99% से अधिक। ठीक है, और यह भारत में कम तैयार किया जाता है। और सीधा ही भारत में कौन सा बीज तैयार कर लिया जाता है? प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड। तो भारत में कम तैयार होने वाला बीज है, इसलिए कम इंपॉर्टेंट है इसके बारे में डिटेल्स। हाँ, इसका मेन चीज़ है या मेन क्वेश्चन बनता है कि इसके ऊपर कौन से रंग का टैग पाया जाएगा? बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग का या पर्पल। और ऑरेंज भी है तो ये भी सही है, ऑरेंज। ठीक है, तो पर्पल रंग का टैग पाया जाता है। फिर लास्ट का है प्रमाणित बीज, सबसे मोस्ट भी है ये। प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड, यह किसकी संतति है? आधार बीज की। ध्यान रखें, न कि प्रमाणित वो पंजीकृत बीज की होगी। प्रमाणित बीज हमेशा किसकी संतति होगा? आधार बीज की। थैले के ऊपर नीले रंग का टैग पाया जाता है। थैले के ऊपर कौन से रंग का? नीले या ब्लू रंग का टैग पाया जाता है प्रमाणित बीज के ऊपर। यह बीज स्वयं प्रमाणीकरण संस्था, न कि बीज प्रजनक के द्वारा, किसके द्वारा? स्वयं बीज प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा, जैसे NSC हो या RSSC हो आदि के द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि कोई भी राष्ट्रीय स्तर की संस्था होनी चाहिए। NSC तो है ही, उसके अलावा जो भी राज्य स्तर की सर्वोच्च संस्था होती है उनके द्वारा भी यह तैयार किया जाता है। यह बीज किसानों को सीधी बुआई हेतु दिया जाता है। किसानों को सीधी बुआई हेतु दिया जाने वाला बीज कौन सा होता है? प्रमाणित बीज। और लगभग यह अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में या पूरे भारत में लगभग 12% किसानों को कौन सा बीज उपलब्ध होता है? प्रमाणित बीज। बुआई हेतु लगभग 12 या 13% बीज ही प्रमाणित उपलब्ध होता है। ठीक है, ये थे बीज के प्रकार। तो मुख्य बात है भौतिक शुद्धता व अनुमानसिक शुद्धता, कौन से रंग का टैग पाया जाता है, और यह ध्यान रखिए कि कौन से बीज की संतति कौन सा बीज है, और जैसे जो बीज तैयार होता है वह कौन से बीज का स्रोत है। अब देखिए इस तरफ, जैसे मूल केंद्रित बीज की संतति है प्रजनक बीज, संतति होगी प्रजनक बीज। ठीक है, प्रजनक बीज की संतति है आधार बीज, आधार बीज की संतति है पंजीकृत बीज, और इसी की संतति है प्रमाणित बीज। तो आधार बीज का इंपॉर्टेंट है, आधार बीज से तो पंजीकृत बीज तैयार हो जाता है, और डायरेक्ट प्रमाणित बीज भी किससे तैयार होता है? आधार बीज से। न कि या पंजीकृत बीज से प्रमाणित बीज तैयार होगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया संतति के बारे में। तो क्रम ध्यान रखें, मूल केंद्रित से प्रजनक बीज होगा, प्रजनक बीज से आधार बीज तैयार होगा, और आधार बीज से प्रमाणित वो पंजीकृत व प्रमाणित दोनों प्रकार के बीज तैयार होते हैं। एक अगर स्रोत पूछे, जैसे प्रजनक बीज का स्रोत, स्रोत का मतलब कि प्रजनक बीज किसके द्वारा तैयार हो रहा है, तो प्रजनक बीज का स्रोत है मूल केंद्रित। ऐसे ही आधार बीज का स्रोत होगा प्रजनक बीज, और प्रमाणित व पंजीकृत दोनों का स्रोत कौन सा होगा? आधार बीज। दोनों का स्रोत कौन सा होगा? आधार बीज। ठीक है, तो ये कंफ्यूज ना हो इसमें कि कौन से बीज का स्रोत कौन सा है
और किस बीज के द्वारा कौन सा बीज तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई कन्फर्म। अब उसके बाद में देखते हैं कि बीज प्रमाणीकरण से संबंधित प्रमुख संस्थाएं। किसानों को सीधी बुआई हेतु दिया जाने वाला बीज है प्रमाणित बीज, और बीज बनने की सबसे प्रारंभिक अवस्था वह है मूल केंद्रित बीज। प्रमाणित बीज व पंजीकृत बीज हमेशा किसके द्वारा तैयार होता है? आधार बीज का, या आधार बीज की संतति माने जाएंगे दोनों ही। आधार बीज का स्रोत है प्रजनक बीज, और प्रजनक बीज का स्रोत होगा मूल केंद्रित बीज। अब देखो उसके बाद में कि बीज प्रमाणीकरण से संबंधित संस्थाएं। देखिए जैसे 1966, फिर है 1963, फिर है 1966 और फिर है 1969। मुख्य रूप से ये 3 सन आपको काफ़ी कंफ्यूज करती हैं। आप देखिए यहाँ 1963 में NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन या राष्ट्रीय बीज निगम, इसकी स्थापना की गई थी और वह की गई थी नई दिल्ली में। यानी कि NSC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। और अगर डेट देखें तो इसकी 7 मार्च 1963 में। ठीक है, फिर है देखो 1966 में सीड एक्ट संसद में पारित, सीड एक्ट संसद में पारित 29 दिसंबर 1966। मोस्टली तो आप 70 याद रखें, डेट बहुत कम पूछा जाता है इसमें। फिर है देखो सीड एक्ट लागू, सीड एक्ट लागू। यह सीड एक्ट लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1969 में। तो ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करने वाले हैं। 1963 में NSC की स्थापना हुई थी, फिर 1966 में सीड एक्ट संसद में पारित किया गया था, और फिर ये 1969 में सीड एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद में जैसे 1971 में, और फिर एक है 1978। 1971 में बीज प्रमाणीकरण हेतु मानक नियम या मानकीकृत नियम निर्धारित किए गए। ठीक है, फिर 1978 में यहाँ से भी मोस्ट क्वेश्चन बनता है RSSC, यानी कि राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन या राजस्थान राज्य बीज निगम, राजस्थान राज्य बीज निगम, और इसकी स्थापना हुई थी 28 मार्च 1978 में, 28 मार्च 1978 में। एक मोस्ट क्वेश्चन ये भी बनता है कि राष्ट्रीय बीज प्रयोगशाला नेशनल सीड लेबोरेटरी, इसका मुख्यालय स्थित है वाराणसी में। वर्तमान में स्थित है ये वाराणसी में, सबसे पहले स्टार्ट की गई थी नई दिल्ली में। ठीक है, फिर देखते हैं जैसे ये तो हो गई बीज उत्पादन से संबंधित प्रमुख संस्थाएं। फिर है जैसे बीजोपचार, बीजोपचार या सीड ट्रीटमेंट। बीजोपचार का अगर सही क्रम या बीजोपचार का क्रम ही देखते हैं हम, मोस्टली बात के बारे में। बीजोपचार का सही क्रम है FIR या FIRT। ये एक ट्रिक्स है, इसको हम देखते हैं। जैसे F का मतलब हो गया फंजीसाइड, ठीक है। I का मतलब हो गया
इंसेक्टिसाइड, आर का मतलब हो गया राइजोबियम, ठीक है, यानी कि कवकनाशी, कीटनाशी और फिर है राइजोबियम। और जैसे आधुनिक विधि में ट्राइकोडर्मा, ये भी काम में लिया जाता है, जैविक फफूंद होता है जो विभिन्न प्रकार की बीमारी को दूर करने में सहायक। तो बीजोपचार का क्रम हो गया FIR, ये ट्रिक्स है। F का मतलब फंजीसाइड, I से इंसेक्टिसाइड और R से क्या बना, राइजोबियम। और अगर T की बात करें, T से हो गया ट्राइकोडर्मा। फंजीसाइड यानी कवकनाशी, इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशी और राइजोबियम यानी राइजोबियम, और ट्राइकोडर्मा यानी जैविक फफूंद। अब देखिए, अगर कवकनाशी की मात्रा काम लें तो हमेशा 2 से 3 ग्राम प्रति kg बीजों के अनुसार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे अधिकांशतः कोई सा भी कवकनाशी काम मिले, चाहे थायरम, कैप्टोन, विटावैक्स वगैरह, तो 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति kg बीजों के अनुसार। कीटनाशी का खैर हर जगह डिफरेंट मिलेगा। और अगर ट्राइकोडर्मा की बात करें तो इसकी मात्रा काम में लेते हैं 6 से 8 ग्राम, 6 से 8 ग्राम प्रति kg बीजों के अनुसार। ये किसकी मात्रा है, ट्राइकोडर्मा की। तो कभी क्वेश्चन आए कि ट्राइकोडर्मा की मात्रा बीजोपचार के लिए काम में लेते हैं 6 से 8 ग्राम मात्रा प्रति kg बीजों के अनुसार, और कवकनाशी की हमेशा 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति kg बीजों के अनुसार। फिर इसके अलावा जैसे कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे देखिए, बीज उत्पादन हेतु बीज दर। अगर बीज उत्पादन हेतु बीज दर की बात करें तो सामान्य से हमेशा कितनी बीज दर, 10 से 15% कम काम में ली जाती है। बीज उत्पादन हेतु अगर बीज की बुआई करते हैं, यानी कि जिसका उद्देश्य होता है कि बीज की बुआई करके और बीज उत्पादन करना, उसके लिए जो बीज दर काम में लेते हैं वह सामान्य से 10 से 15% कम काम में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर गेहूं की बीज की बुआई हेतु, बीज उत्पादन हेतु अगर बीज की बुआई करते हैं तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेंगे, तो वहाँ पर 85 किलोग्राम बीज काम में लिए जाएंगे। फिर है बीज अंकुरण हेतु उचित नमी, यह लगभग 40 से 60% के मध्य। जैसे देखा जाए तो बीज का जो संग्रहण किया जाता है वो अधिकांशतः 10 से 12% नमी पर किया जाता है, और अगर इसको भूमि में डाला जाए और भूमि में या नमी बीज में अगर 40 से 60% तक पहुंच जाती है तो बीज अंकुरण करने में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। उसके बाद में बीज की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवन क्षमता से या जीवन क्षमता का परीक्षण, यह कौन से परीक्षण के द्वारा, TZ परीक्षण द्वारा या TZ टेस्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अनुवांशिक शुद्धता का टेस्ट, अनुवांशिक शुद्धता का परीक्षण, इसके लिए किया जाता है ग्रे आउट टेस्ट, ग्रे आउट टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गई जैसे मेन बातें। एक बार फिर से देखते हैं हम। सबसे पहले देखो, बीज उत्पादन से संबंधित प्रमुख संस्थाएं। सबसे पहले बात करते हैं जैसे 1963 में किसकी स्थापना हुई थी, NSC की, राष्ट्रीय बीज निगम, और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, यानी कि 7 मार्च 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में 1966 में सीड एक्ट संसद में पारित किया गया था, किस दिन, 29 दिसंबर 1966 में। फिर 1969 में सीड एक्ट लागू किया गया, और देखा जाए तो 2 अक्टूबर 1969 में। तो ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो ध्यान रखें। NSC की स्थापना 63 में, सीड एक्ट संसद में पारित 66 में, और सीड एक्ट लागू किया गया था 1969 में। 1971 में बीज प्रमाणीकरण हेतु जो मानकीकृत नियम निर्धारित किए गए तो 1971 में। फिर देखो 1978 RSSC, 1978 में किस स्थापना की गई थी, RSSC,
राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन या राजस्थान राज्य बीज निगम 28 मार्च 1978 में इसकी स्थापना की गई। एक है राष्ट्रीय बीज प्रयोगशाला। राष्ट्रीय बीज प्रयोगशाला और इसका मुख्यालय स्थित है वाराणसी में। वर्तमान में कहाँ पर स्थित है ये? वाराणसी में। फिर है देखो बीजोपचार। किसी भी बीज की हम बुआई करते हैं खेत में या मृदा में उसकी बुआई की जाती है तो हमेशा बीजोपचार करके उसकी बुआई करना उचित माना जाता है, क्योंकि उसके कारण से मृदा या वातावरणीय कारकों के कारण से लगने वाली बीमारियों को कम किया जा सकता है। तो जैसे एक तो भूमि उपचार होता है, उसी प्रकार क्या होता है? बीज का उपचार। तो बीजोपचार की बात करें तो हमेशा बीज को बुआई से पहले FIR, कौन से क्रम में? FIR क्रम में क्या करना चाहिए? बीज उपचार। या फिर कई बार जैसे ट्राइकोडर्मा भी काम में ले सकते हैं। अब FIR का फुल है, जैसे F का मतलब फंजीसाइड, I से इंसेक्टिसाइड और R से राइजोबियम। यहाँ एरो से ये मालूम रखें आप कि सबसे पहले हम फंजीसाइड से या कवकनाशी से उपचारित करेंगे, उसके बाद में फिर बीज को कीटनाशी से और फिर लास्ट में किसके द्वारा? राइजोबियम से। जैसे कवकनाशी कवक जनित रोगों से बचाने में सहायक होगा बीज को, यानी कि बीज से पौधा बनेगा उसमें भी यह प्रभावी रहेगा। कीटनाशी विभिन्न प्रकार के कीटों को नष्ट करने में सहायक होगा, जैसे एग्जाम्पल दीमक को। और राइजोबियम यह जैसे दलहनी में नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा और अदलहनी में यह मुख्य रूप से नाइट्रोजन की पूर्ति करने में सहायक। और एक है ट्राइकोडर्मा, जो मुख्य रूप से एक जैविक कीटनाशक या एक जैविक रोग कारक होता है जो रोग को दूर करने में सहायक। तो ये हो गया क्रम। कई बार इसमें से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है तो क्रम एक्सचेंज कर देता है कि पहले कीटनाशी, फिर कवकनाशी, फिर राइजोबियम। तो सही क्रम होगा कवकनाशी, उसके पश्चात कीटनाशी से और फिर बाद में करेंगे हम राइजोबियम से। ठीक है। फिर देखो बीज उत्पादन हेतु जो बीज दर काम में ली जाती है वो हमेशा सामान्य बुआई से 10 से 15% कम काम में लेते हैं, और शुष्क खेती में यह 20 से 25% अधिक काम में ली जाती है, या लवणसारीय मृदाओं में भी यह 10 से 15% अधिक काम में ली जाती है। बीज अंकुरण हेतु उचित नमी, जैसे बीज में नमी की मात्रा 10 से 12% होती है, अगर ये नमी 40 से 60% पहुंच जाती है तो बीज अंकुरण करने में सक्षम हो जाता है। बीज की जीवन क्षमता से परीक्षण, ये सबसे मोस्ट है, TZ परीक्षण। इसी प्रकार बीज की आनुवांशिक शुद्धता के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ग्रे आउट टेस्ट। ठीक है। उसके बाद में जैसे देखते हैं हम इससे संबंधित है कुछ अन्य बातें, क्योंकि उत्तम बीज की विशेषताएं व बीज की जीवन क्षमता से संबंधित परीक्षण हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। उससे आगे हम देखते हैं जैसे सुषुप्त अवस्था, कि सुषुप्त अवस्था किसे कहेंगे, पृथक्करण दूरी क्या होती है, रोगिंग क्रिया क्या होती है, इन सब छोटी छोटी बातों के बारे में। देखिए सुषुप्त अवस्था, सीड डोर्मेंसी, ठीक है। सबसे पहले देखो सुषुप्त अवस्था किसे कहते हैं, यानी कि बीज में जीव अंकुरण करने की क्षमता पाई जाती है, लेकिन किन्हीं वातावरणीय कारणों के कारण से वह बीज अंकुरण करने में क्या होता है? असक्षम, और उसी स्थिति को क्या बोलते हैं हम? सुषुप्त अवस्था। यानी कि बीज में भ्रूण एवं भ्रूणपोष विद्यमान है, लेकिन उचित वातावरण नहीं मिलने के कारण से वह अंकुरण करने में सक्षम नहीं हो पाते, और उस क्रिया को क्या बोलते हैं? सुषुप्त अवस्था। ठीक है। अब देखिए सुषुप्त अवस्था दूर करने हेतु उपाय, दूर करने हेतु उपाय। सुषुप्त अवस्था दूर करने के उपायों की बात करें तो जैसे सबसे पहले है थायोयूरिया, थायोयूरिया, ठीक है। फिर है जैसे KMNO4, एक है जैसे KNO3, एक है जैसे H2SO4। कम तापमान, अधिक तापमान, और एक है खुरचना।
अब ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताते हुए इसकी मेन बातों के बारे में देखते हैं हम। देखिए, थायोयूरिया यानी कि कई प्रकार के रसायनों के माध्यम से माने या वातावरणीय कारणों में परिवर्तन करके फिर जो बीज की जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उनको हटाया जाता है और बीज का अंकुरण करवाया जाता है, यानी कि सुसुप्त अवस्था को तोड़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि बीज का बाहरी आवरण कठोर है और कठोर होने के कारण से बीज में नमी की मात्रा प्रवेश नहीं कर रही है, यानी कि जो 10 से 12% नमी है वह 40 से 60% तक नहीं पहुंच पा रही है, तो बीज क्या नहीं कर पाएगा, अंकुरण। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल H2SO4 काम में लेंगे, बिनोला का एग्जाम्पल लेते हैं तो बिनोला में H2SO4 रसायन काम में लेने से उसका जो भारी कठोर आवरण होता है वो क्या हो जाता है, हल्का टूट जाता है, जिसके कारण से नमी बीज के अंदर प्रवेश करेगी और बीज के भ्रूण या भ्रूणपोष से क्या हो जाएगा, अंकुरण। जो पहले किस कारण से नहीं हो रहा था, कठोर आवरण के कारण से नमी बीज के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही थी। और ये परिस्थितियां कब होती हैं, जब बीज की भूमि में बुआई करते हैं फिर अंकुरण नहीं होता। अब देखिए, थायोयूरिया किसके लिए काम मिलेंगे, जैसे आलू के लिए, आलू में सुषुप्त अवस्था तोड़ने हेतु, ये पूछा गया क्वेश्चन भी है सुपरवाइजर में। और साथ ही Ga3 जिब्रेलिक एसिड भी काम में ले सकते हैं आलू में। KMnO4 यह भी आलू में सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए काम में लेते हैं। KNO3 यह भी कठोर आवरण को, बीजों के कठोर आवरण को मृदु बनाने में सहायक होता है। H2SO4 यह बिनोला या कपास के बीजों के कठोर आवरण को तोड़ने में काम में लिया जाता है। समझ रहे हैं ना बात, बिनोला या कपास के बीजों के कठोर आवरण को तोड़ने में काम में लिया जाता है। कम तापमान, जैसे कम तापमान व अधिक तापमान पर बीजों को उपचारित करने से उनकी सुषुप्त या सुषुप्त अवस्था को दूर किया जा सकता है। एक फ्रुस्तना, जैसे ये भौतिक विधि मानी जाएगी कि बीजों का जो कठोर आवरण होता है उसके ऊपर खरोंचकर या किसी अन्य क्रिया के द्वारा उसको क्या बनाया जाता है, मृदु, और उसकी सुषुप्त अवस्था को तोड़ा जाता है। कम तापमान की बात करें तो 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बीजों को 12 से 24 घंटे तक क्या किया जाता है, उपचारित। ऐसे अधिक तापमान की बात करें तो 75 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म जल में बीजों को डालकर क्या किया जाता है, बीजों को उपचारित। और खुरसना में जैसे भौतिक रूप से भारी, जो बीज का भारी आवरण होता है उसको खुरच कर बीज की सुषुप्त अवस्था को तोड़ा जाता है। ठीक है।